दुनिया के गोले में एक 650 मीटर की गली है। ये गली सिर्फ दूसरी गली से नहीं मिलती। ये गली भारत के समृद्ध इतिहास से मिलती है। ये गली हमें अदब और तहजीब के मरकज से जोड़ती है। ये गली साहित्य, कला, संस्कृति, हुनर, व्यापार, संगीत और गंगा जमनी साझा तहजीब की उस डोर से जोड़ती है जो डोर तनकर दुनिया को बताती है, मैं बनारस हूँ। ये गली बनारस का आंख का नाक है। ये गली वो है जो बनारस और दुनिया के दिल के तार को जोड़ती है। इस गली में ही रहते हुए मिर्जा गालिब ने लिखा, बनारस दुनिया के दिल का नुक्ता है। 11वीं शताब्दी में गोविंद चंद्र गाहड़वाड़ वंश के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे। महादेव के भक्त गोविंद चंद्र ने अपने क्षेत्र का विस्तार बिहार के पटना और मुंगेर तक किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम बनारस में किया। बनारस के कई मोहल्लों का निर्माण किया। इतिहास की किताबों में कंदवा तालाब के पास स्थित कर्मदेश्वर मंदिर को बनारस का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है, जो बिना जीर्णोद्धार के अब तक वैसा ही है। इस मंदिर को भी इसी वंश ने बनाया था। गोविंद चंद्र के सबसे करीबी थे हुसैन अली। उन्हें इस 650 मीटर की गली और इसके आसपास के मोहल्लों को बसाने का श्रेय हासिल है। हुसैन अली घोड़ों के व्यापारी थे, जिस पर गोविंद चंद्र की असीम कृपा थी। उस दौर में घुड़सवार सेना का प्रचलन बढ़ा था और राजा महाराजा भी इसके व्यक्तिगत इस्तेमाल को अपनी ठसक समझते थे। हुसैन अली ने जिस स्थान पर डेरा डाला और घोड़ों के व्यापार के लिए अस्तबल बनाया, उसके इर्द गिर्द जिस मोहल्लों का कालांतर में विकास होना शुरू हुआ, वही क्षेत्र आजकल इस 650 मीटर की गली के दोनों तरफ बसा हुआ है। हुसैन अली ने अपने आश्रयदाता के नाम पर इसी भूभाग के एक क्षेत्र पर गोविंदपुरा नामक मोहल्ले को बसाया। इस मोहल्ले में रहा और ढेरों जिम्मेदारी निभाई। हुसैन अली का यह रुतबा जयचंद गाहड़वाड़ के समय भी कायम रहा। इस मोहल्ले की बसावट की ऐतिहासिक कहानी मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत पहले शुरू होती है। समय गुजरता गया, तारीख धीमी गति से बढ़ती रही। दालमंडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ विद्वता, कला, संगीत और व्यापारिक केंद्र में बदलती रही। आज दस्तावेजों में हुसैन अली का यह इलाका, जो अपने अनेक छोटे छोटे मोहल्ले को समेटे हुए नगर महापालिका के दस्तावेज में हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग से जानी जाती है, लेकिन इसे लोग बुलाते हैं दालमंडी। दालमंडी जहाँ हर साल मुहर्रम की 8 तारीख को चांदी की शहनाई बजाते हुए एक बनारसी नंगे पांव विश्वनाथ गली से होते हुए इस गली में आते थे, तो दुनिया भर से उन्हें देखने सुनने आए लोग आश्चर्य में कहते थे, क्या यही बिस्मिल्लाह खां है? वो गली आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। तो चलते हैं इस गली के सफर पर और चौक थाने के बगल की गली से एंट्री ले लेते। 50 कदम ही आगे बढ़ने पर नारियल बाजार की गली के नुक्कड़ पर दिखाई पड़ेगी सुगनी साहू की दुकान। अभी आप किसी से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि ये तंबाकू की बहुत पुरानी दुकान है, और जब आप इस दुकान पर बैठे युवक से पूछेंगे तो वो उत्साह में बताएगा, यहाँ कभी प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद बैठा करते थे। ये उनकी पुश्तैनी दुकान है। यहाँ उनके दादा, पिता और वो खुद बैठा करते थे। फिलहाल वो यानी कि उनके प्रपोत यहाँ बैठते हैं। वे बताते हैं कि इसी दुकान पर बैठकर प्रसाद ने कामायनी और आंसू की रचना की थी। इन गलियों में ही काम करते हुए प्रसाद ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सीखी और वेद पुराण, इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया। उसी साइड थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक पतली गली जाती है, जहां पारसी मंच के बड़े ड्रामा निगार आगा कश्मीरी रहते थे। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत जैसी जबान के जानकार आगा साहब को उर्दू भाषा का शेक्सपियर कहा जाता था, जिनका नाम किसी भी नाटक की कामयाबी का जमानत होता था और शो हाउसफुल हो जाता था। उनका पहला नाटक मुरीदेशक, जो कि शेक्सपियर के अ विंटर्स टेल पर आधारित था, इस कदर मकबूल हुआ कि 9 महीने में इसके 60 मंचन हुए। हिंदी, उर्दू और पारसी में उन्होंने वर्ल्ड क्लास नाटकों की रचना की। रामायण पर आधारित सीता वनवास और महाभारत पर आधारित भीष्म प्रतिज्ञा की आज तक काफी चर्चा होती है। गली में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दाईं तरफ राजपूत कटरा के नाम से एक बिल्डिंग है। यहाँ गोविंदा की माँ और अपने जमाने की बेहतरीन गायिका
निर्मला देवी रहती थी। उनके कंठ के लाखों दीवाने थे। अपनी गायकी के बल पर उन्होंने बनारस से लेकर मुंबई और फिर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने एक्टर और प्रोड्यूसर अरुण कुमार आहूजा से शादी की, जिनकी संतान गोविंदा है। निर्मला देवी ने बाद में संन्यास ले लिया था। प्रख्यात तबला वादक और निर्मला देवी के ही भाई लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ लच्छू महाराज उसी मकान में रहते थे। साल 2016 में उनका निधन हुआ और वे जब तक जिंदा रहे उसी मकान में रहकर रियाज किया करते थे। वे जिस कमरे में रियाज करते थे उसमें कभी बल्ब और पंखा नहीं लगा। उनका मानना था कि बत्ती जाने से उनके रियाज में डिस्टरबेंस होगा। डिबरी और लालटेन की वजह से पूरा कमरा काला पड़ गया था, लेकिन लच्छू महाराज उसी में रियाज करते रहते थे। गुरु पूर्णिमा पर हर साल वहाँ दुनिया भर से लोग आते थे। इसके ठीक पीछे उस पार कुछ कदम चलने पर घुघरानी गली में मिर्जा कैसर रहा करते थे। वे खानदानी व्यक्ति थे। उनकी कोठी थी जिसमें एक बड़ा सा बगीचा था। उन्हीं के पूर्वजों के साथ मिर्जा गालिब 3 दिन रुके थे। ये मकान बाद में एक साड़ी कारोबारी को बेच दिया गया और उन्होंने मुर्तजा जाफरी को। अब वो मकान कॉमर्शियल कटरा बन गया है। दरअसल गालिब औरंगाबाद में रुके थे। घाट से औरंगाबाद का रास्ता दाल मंडी से होकर जाता था। इसी दौरान गालिब अपने दूर के रिश्तेदार मिर्जा कैसर साहब के घर रुके। गालिब बनारस से लौटने के बाद लिखते हैं कि काशी को तो काबा-ए-हिंदुस्तान का दर्जा दिया जाना चाहिए। वे बनारस को अपनी तमन्ना का शहर लिखते हैं। बनारस में 3 दिन रुकने की योजना थी, लेकिन वे पूरे 1 महीने रुके। गालिब के लौटने के बाद इस जगह को कूचे गालिब कहा जाने लगा था और फिर इसे घुघरानी गली कहा जाने लगा। गालिब ने गौहर जान के कोठे का भी जिक्र किया है। गालिब लिखते हैं कि रात की जुल्फें खुल रही थी, लोगों की आमद रफ्त ज्यादा हो गई थी, रक्स और मौसीकी का नशा छाया हुआ था। कोठे की सजावट देखकर महल का धोखा हुआ, लगा जैसे बहिश्त का दरवाजा खुल गया हो। आहिस्ता आहिस्ता गौहर जान सधे कदमों से महफिल में दाखिल हुई। गजल शुरू हुई। गौहर नई नई परत खोलने लगी। गजलों के बाद जो रंग गौहर जान ने ठुमरी का दिखाया तो लखनऊ वालों की महफिल बेरंग नजर आने लगी। आधी रात को जब गौहर जान ने पहलू बदला और भैरवी की तान ली तो कयामत ही आ गई। गालिब ने बनारस की अजमत को अपनी मनसबी चिरागे दैर में लिखा है। गौहर जान का संबंध दाल मंडी से रहा। उनकी गायकी के लोग गजब के दीवाने थे। उनका असली नाम एजेलिना था। उनकी माँ का नाम एडलिन विक्टोरिया था, जो बड़ी मल्लिका जान के रूप में विख्यात थी। गौहर के पिता अंग्रेज थे और पेशे से इंजीनियर। माता पिता की शादी टूटने के बाद वो माँ के साथ दालमंडी आ गई और मुजरा करके जीवन चलाने लगी। बाद में वो कलकत्ता चली गई और गायकी में नाम रोशन की। गौहर जान को ग्रोमोफोन गर्ल भी कहा जाता था, क्योंकि ग्रोमोफोन आने के बाद पहला गाना उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था। दालमंडी में हम राजा बनारस की कोठी के थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ मिर्जा अच्छू रहते थे। वे बनारस के बड़े जमींदार थे। बनारस, गाजीपुर, भदोई में उनकी जमींदारी थी। वे आजादी के आंदोलन में शामिल रहे और शुरुआती दौर के बड़े नेता के तौर पर सामने थे। उनकी पुरानी हवेली के अंश आज भी मौजूद हैं। हालांकि आगे के भाग पर कटरा और दुकानें बन गई हैं। अब गली में आगे पुरानी कला की ओर बढ़ते हैं, जहां मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का भाई दारा शिकोह आकर रुके। दारा शिकोह ने पुरानी अदालत को मरम्मत कराकर उसी में रहते हुए न सिर्फ संस्कृत सीखी बल्कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया, जिसका नाम सिर्रे अकबर है। बाद में यहाँ अदालत लगने लगी और काजी और काजी उल कदा यानी कि जज और मुख्य जज बैठने लगे। काजी यानी जज बैठने के कारण बाद में इसका नाम काजीपुरा कला पड़ गया। दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ का अनुवाद भी यही किया था। उसके पहले बाईं तरफ दालमंडी के रहने वाले आगा जमील साहब को बनारस का सीवर और ड्रेनेज सिस्टम मुंह जबानी याद था। उनके पास जिस तरह का बनारस का मैप था वो शायद पूरे शहर में किसी के पास भी नहीं था। लोग उनके पास इसके लिए जाया करते थे। वहीं मुख्य मार्ग पर गली में रहने वाले महसर साहब शायरी की दुनिया के माइलस्टोन थे। इसी रास्ते में नूर नबी साहब की
पूर्वांचल की अरबी, फारसी और उर्दू की सबसे बड़े किताबों का मरकज है, जो आज भी कायम है। साहित्य की दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण हस्तियों का यहाँ आना जाना आम बात थी। वहीं आगे मुंसिफी थी, जहाँ उर्दू, अरबी, फारसी की किताबत करने वाले लोग बेहतरीन किताबें रचते थे और कलमी नुस्खा के नामचीन हस्तियों में शुमार थे। इसी के इर्द गिर्द बनारस के नामचीन नॉनवेज होटल और धागा बटन का कारोबार परवान चढ़ा, जिसके अंश आज भी देखे जा सकते हैं। घुघराली गली में आगे बढ़ेंगे तो विश्वेश्वर मुखर्जी यानी कि बिसुदा की बैठकी होती थी। वे सीपीआई और ट्रेड यूनियन के बड़े नेता थे। ज्योति बसु, रुस्तम सैटीन, राही मासूम रजा, दीपक मलिक जैसे लोग उनके यहाँ आते थे और राजनीतिक चर्चा करते थे। वहीं मुख्य गली में फिर आगे बढ़ेंगे तो अक्सर नफीस होटल पर बैठे हुए मुस्लिम हरीरी साहब, जो फारसी, अरबी, उर्दू के बड़े जानकार और शायर थे, मिल जाया करते थे, जिन्होंने गालिब की चिरागे दैर का एज इट इज उर्दू में ट्रांसलेट किया। वो रेवड़ी तालाब मदनपुरा से निकलकर दालमंडी में इसी होटल पर अदबी महफिल की जान हुआ करते थे। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु इसी गली की एक नर्तकी मल्लिका पर फिदा थे। वे बंगाल की रहने वाली थी और कविता लिखती थी। भारतेंदु ने मल्लिका पर सब कुछ लुटा दिया। दालमंडी की तवाइफों की गायकी जौनपुर में शर्की राजवंश के दौरान परवान चढ़ी। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के आसपास शासन करने वाले शर्की राजवंश का बनारस एक हिस्सा था। शर्की शासकों ने बनारस और आसपास के इलाकों को अपने अधीन रखा और जौनपुर को पूरब का सिराज या सिराजे हिंद के रूप में विकसित किया। शर्की सुल्तान ज्ञान और कलाओं के बड़े संरक्षक थे। कवि, विद्वान और संगीत प्रेमी उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। जायसी और मैथिली के विद्यापति के यहाँ रहने के भी प्रमाण मिलते हैं। अंतिम शर्की शासक लोधी के हारने के बाद बनारस दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया, लेकिन यहाँ पर तवाइफों ने दालमंडी को सुरों और हुनर की मंडी के रूप में पेश किया। यहाँ अदा और अदब की महफिल सस्ती थी। कुछ ही साल में बनारस की रईसी परंपरा को दालमंडी कहा जाने लगा। यहाँ आने के लिए संगीत में रुचि और तहजीब की जानकारी की जरूरत थी। धीरे धीरे दालमंडी बनारसी संगीत परंपरा का एक स्रोत बन गई। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि अगर कोठे नहीं होते, तवाइफे नहीं होती, तो आज बिस्मिल्लाह खां नहीं होते। जितनी पक्की गाय की कोठे पर, वह कहीं और नहीं थी। आगा साहब ने भी शहीदे नाच, सफाई खून, ख्वाबे हस्ती जैसे नाटकों में तवाइफों की भूमिका को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पेश किया, जिसे दुनिया ने खूब सराहा। दालमंडी कभी वेश्यालय नहीं था। यहाँ सिर्फ सुरों की महफिल सस्ती थी। तवाइफों के दौर के अंतिम दिनों में कुंजी टोला, कुंदी नगर गली के कुछ हिस्सों में बाहर से आई कुछ महिलाओं ने यहाँ जरूर गंदगी की, लेकिन ये वो दौर था जब दालमंडी से संगीत विदा ले रहा था और इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपना हुक्म बजा रहे थे। इसी गली में दुनिया के महत्वपूर्ण बैंड बाजा व्यवसाय का फलता फूलता कारोबार था। भारत बैंड के बारे में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च भी किया था और विश्व के महत्वपूर्ण बैंड बाजा का दर्जा भी दिया था। ये व्यवसाय आज भी वहाँ वैसे ही फल फूल रहा है। संजय दत्त की नानी यानी एक्ट्रेस नरगिस की माँ जद्दन बाई का जन्म दालमंडी में ही हुआ था। उनकी माँ दिलपा बाई इलाहाबाद की मशहूर तवायफ थी। उनके पिता का नाम मियाँ जान था। जद्दन जब 5 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। दिलपा बाई ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन मियाँ जान के शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। दिलपा ने बेटी को गायकी और नृत्य का हुनर सिखाया। जद्दन बाई ने 2 शादी की। पहली गुजरात के व्यवसायी नरोत्तम दास से, उनके छोड़ के चले जाने के बाद दूसरी हारमोनियम साज मास्टर इरशाद से। जद्दन बाई की शोहरत जैसे जैसे बढ़ने लगी, अंग्रेजी हुकूमत उनसे खार खाने लगी। अंग्रेजों को शक था कि वो अपने घर में क्रांतिकारियों को पनाह देती हैं। अंग्रेजों ने उन्हें इतना परेशान किया कि जद्दन बनारस छोड़कर कलकत्ता चली गई। साल 1920-22 से लेकर 44 तक आजादी के आंदोलनों में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे तमाम लोग लिस्टेड थे जो दालमंडी सहित आसपास के सटे मोहल्लों में रहते थे। वे आजादी की लड़ाई में गांधी जी के आह्वान पर कूद गए थे और अंग्रेज सैनिक उन्हें प्रताड़ित करते थे। अनेक तवाइफों ने भी आजादी के आंदोलनों में भूमिका निभाई थी।
दाल मंडी की एक चर्चित तवायफ से मैंने बात की। उनका कहना है कि आज दाल मंडी में आप जाएंगे तो गली में नाली बहती मिलेगी, दुर्गंध आ रही होगी। वो दौर था जब रोज सुबह गली जेट से धोई जाती थी, इत्र की खुशबू आती थी, गली फूल माला से सजी रहती थी। दाल मंडी की तहजीब की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। रसखान बाई, सिद्धेश्वरी देवी, कमला बाई, हुस्ना बाई, रुक्मिणी बाई, सावित्री बाई, सलामत बाई, मैना बाई, विद्याधरी बाई, राजा दरवाजा की बड़ी मोहिनी, छोटी मोहिनी, रसूलन बाई, बड़ी मोती, छोटी मोती और कमलेश्वरी जैसी तवायफे चर्चा में थी। बाद के दिनों में टोली, संगीता, रत्ना, शबाना, मीना, कोकिला, मुमताज बानो, बिंदु, लक्ष्मी और नरगिस ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके नामों से इनके मजहब का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसमें कोई हिंदू होती तो कोई मुस्लिम। उनका कहना है कि वे खुद ठुमरी और राग, मलकौस और दादरा का रियाज करती थी। ये रियाज हर दिन 1 से 3 घंटे का होता था, जहाँ के आए बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन उनके साथ संगत करते थे। दाल मंडी आने की कहानी पर वे कहती हैं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी माँ कहती थी तो मैं करती थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया और उसे BHU से PhD कराई। वे कहती हैं कि इमरजेंसी के ठीक पहले के दौर में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने दाल मंडी के महफिल को बंद करा दी। बाद में उन्होंने वहां से सभासद का चुनाव भी लड़ा। दाल मंडी में सफर करते हुए भीखा शाह गली तक पहुंच जाइए, जहां गली पार करते बेनियाबाग मैदान सामने है। बंद तो बेनियाबाग का मैदान भी हो गया, जो एक समय फुटबॉल की नर्सरी हुआ करती थी। दाल मंडी में रहने वाले दर्जनों लड़कों ने बेनियाबाग के मैदान में फुटबॉल की ट्रेनिंग ली और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहचान बनाई। साल 1936 में बना बनारस स्पोर्टिंग क्लब वो बाग था जिसमें पौधे अपने आप निकलते थे। एक समय ऐसा था कि यूपी फुटबॉल टीम में 7-7 प्लेयर दाल मंडी के थे। इम्तियाज अहमद, नूर आलम, शमीम भाई, शमशाद जाफर, जिन्हें फुटबॉल का पावरमैन कहा जाता था, रजा साहब, शाहिद, गुड्डू भाई, नसीम अख्तर जैसे प्लेयर फुटबॉल की शान थे। ओलंपियन मोहम्मद शाहिद का पुश्तैनी घर दाल मंडी में ही है। गुड्डू पहलवान, खुर्शीद पहलवान जैसे बड़े पहलवान दाल मंडी से ही निकले। कैरम के कई नेशनल प्लेयर दाल मंडी से निकले। इस 650 मीटर की गली ने हर फन के माहिरों को तैयार किया। दाल मंडी समय के साथ बिजनेस का बड़ा हब बन गया। चांदी के वर्क का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर था। पीतल और तांबे की नक्काशी का केंद्र दाल मंडी ही रहा। यहाँ बने मोनोग्राफ जैकेट पूरी दुनिया में सप्लाई होते थे। इस पर जरदोजी और सोने चांदी के काम होते थे। देवी देवताओं की मूर्तियों पर काम होता था। समय बदला तो मोबाइल से लेकर गैजेट के सारे सामान दाल मंडी में मिलने लगे। दाल मंडी के बारे में एक कहावत है, यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर इंसान के अंतिम संस्कार तक के सारे सामान मिलते हैं। यहाँ शादी की तैयारी के लिए घुस जाइए और हर एक सामान लेकर गली से बाहर निकलिए। तो दाल मंडी की 650 मीटर की जिस गली में हमने सफर किया है, दस्तावेजों में उसका नाम है हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग। इस गली के एक तरफ चाह मेहमा मोहल्ला है तो दूसरी तरफ रेशम कटरा। साल 1962 में यहाँ 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में एक शिलापट्ट लगा, जिस पर अंकित था हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग। हकीम मोहम्मद जाफर यूनानी पद्धति में उपचार के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। उनके परिवार के मुर्तजा जाफरी बताते हैं कि हकीम मोहम्मद जाफर ने 30 साल तक लखनऊ के मानिंद हकीम की शागिर्दी में तालीम ली। बनारस और ग्वालियर के राज परिवार उनके मुरीद थे। जब टीबी एक लाइलाज महामारी के रूप में दुनिया के सामने था, तब करीब 150 साल पहले उन्होंने इसके इलाज के लिए अचूक दवा तैयार की थी। वे कुष्ठ रोग का भी इलाज करते थे। दवाइयां और टीके खुद ही तैयार करते थे। जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती करते थे। डॉक्टर के साथ साथ वे एक शायर भी थे। उनकी आने वाली पीढ़ी भी शायरी से काफी जुड़ी रही। डॉक्टर नाजिम जाफरी की तो उर्दू शायरी की किताबें भी पब्लिश हुई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दाल मंडी इल्म और हुनर का सेंटर रहा है। दाल मंडी को जोड़ने वाली हर गली एक कहानी कहती है, हर कोना एक इतिहास सजोए है और इन्हीं गलियों में है बनारस का रूप। पुरनिये कहते थे, जिसने दाल मंडी नहीं देखा उसने क्या बनारस देखा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे दाल मंडी की पहली डोर से।
तब तक के लिए शुक्रिया।